नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस कीव पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। भारत ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के अपने प्रयास को रविवार को भी जारी रखा। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को भी उतार सकता है। दरअसल ये सीरियाई लड़ाके शहरी क्षेत्रों में युद्ध के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने लड़ाके रूस की ओर से भेजे जाएंगे, लेकिन कई सीरियाई लड़ाके यूक्रेन में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर अब तक लगाए गए प्रतिबंध उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले यूक्रेन की ओर से G7 देशों व यूरोपीय संघ को एक पत्र भेजा गया है। इसमें यूक्रेन की ओर से रूस पर अपेक्षित प्रतिबंधों की सूची भी संलग्न है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस पर और भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत से पहले रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। खबरों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मानवीय कॉरिडोर के अनुरोध पर पुतिन ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे सीज फायर की घोषणा की है। इस दौरान युद्ध में फंसे आम लोगों को निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कीव, खार्किव, मारियुपोल और सूमी में सीज फायर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया गया है कि दोनों के बीच करीब फोन पर तकरीबन 35 मिनट बात चली। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया जताया। पीएम ने रूस से जारी युद्ध को लेकर भी जेलेंस्की से चर्चा की। बताया गया है कि उन्होंने यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान पर बात की है। गौरतलब है कि फिलहाल 500 से ज्यादा भारतीय अभी सूमी में फंसे हुए हैं। इससे पहले 26 फरवरी को भी युद्ध संकट को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई थी। जेलेंस्की ने इस दौरान भारत के राजनीतिक समर्थन की मांग की थी। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने जारी संघर्ष के कारण जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की थी। पीएम मोदी हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत के लिए अपने आह्वान को उन्होंने दोहराया और शांति प्रयासों के लिए हर तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की गहरी चिंता से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को तेजी से सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान करने की भी मांग की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दोनों देशों से युद्ध में आपसी तालमेल बनाकर बातचीत द्वारा हल करने की बातचीत कही है। वहीं भारतीय छात्रों की सुरक्षा और युद्ध को टालने जैसे मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। आपको बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को भी युद्ध संकट को लेकर जेलेंस्की और पीएम मोदी की बातचीत हो चुकी है। जेलेंस्की ने इस दौरान भारत के राजनीतिक समर्थन की मांग की थी। उस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति में बारे में विस्तार से बताया था। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि संघर्ष के कारण जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना उन्होंने उनके समक्ष रखी। पीएम मोदी हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत के लिए अपने आह्वान को उन्होंने दोहराया और शांति प्रयासों के लिए हर तरह से योगदान देने की बात भी कही है। भारत ने यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी शहर सूमी से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के अपने प्रयास को रविवार को भी जारी रखा। हालांकि इसमें बहुत कम सफलता मिली है क्योंकि रूस द्वारा भीषण गोलाबारी और हवाई हमले यहां पर जारी हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मिशन की एक टीम पोल्टावा शहर में भारतीय छात्रों के सूमी में पोल्टावा के रास्ते पश्चिमी सीमाओं तक सुरक्षित मार्ग का समन्वय करने के लिए तैनात की गई है और भारतीय छात्रों को सूचना देने के तत्काल बाद रवाना होने के लिए भी तैयार रहने की सलाह दी गई है। वहीं हंगरी में भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत अपने निकासी मिशन
अंतिम चरण में है और उससे विद्यार्थियों को भारत टालने के वास्ते बुडापेस्ट पहुंचाने का सुझाव भी दिया है। अधिकारियों के अनुसार भारत ने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 76 उड़ानों में से अपने 15,920 से अधिक नागरिकों को वापस लाया गया है, जो 26 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य आक्रामकता के बाद शुरू किया गया था। सुमी में फंसे भारतीयों और उनके परिचित लोगों से कहा गया है कि रूसी और यूक्रेनी पक्षों की ओर से मानवीय गलियारा बनाने या उन्हें खाली करने के लिए युद्ध विराम लगाने के लिए भी अभी तक कोई भी संकेत नहीं है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में गिरावट जारी है। सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 4,362 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 54,118 पहुंच गई है। देश में घटते कोरोना मामलों के बीच दैनिक मृत्यु का आंकड़ा भी नीचे गिरना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 66 लोगों की मौत कोरोना से हुई है और इसके बाद देश में कोरोना से कुल मौतों की संख्या जो है 5,15,102 पर पहुंच गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस की पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। भारत ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के अपने प्रयास को रविवार को भी जारी रखा। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। 6 घंटे के मतदान के बाद 9 जिलों में कुल 35.51% मतदान हो चुका है। इसमें मऊ जिला अब भी वोट प्रतिशत के मामले में बढ़त बनाए हुए है। सरकारी अभिलेखों में मृत संतोष सिंह ने भी मतदान किया। वहीं वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के छितौनी गांव के रहने वाले संतोष मूरत सिंह सरकारी कागजों में मृत हैं। मतदान के बाद वो कहां से आ गए, इस बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। वाराणसी के शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अपना वोट डालने पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से अपील की कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि हर एक वोट बेहद कीमती है। वाराणसी डीएम निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि विधानसभा कैंटोनमेंट के बूथ संख्या 243 से 246 पर रणवीर संस्कृत विद्यालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने मतदान को निर्बाध बनाने के लिए लोगों से अपील की। डीएम ने बताया कि निर्वाचन के दौरान चमन लाल द्वारा सभी पोलिंग एजेंट के वोटर लिस्ट को जो है सही से रखवाया गया और इसके द्वारा उम्मीदवार को मतदान कक्ष में जाने से रोके जाने पर इस तरह की उन्हें भी बीच बीच में सूचना मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों से बात की है। उन्होंने इस दौरान जन औषधि योजना के फायदे भी गिनवाए। पीएम मोदी ने कहा कि ये सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्ता में भी अच्छी है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग की आमदनी का बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है। यदि दवाएं सस्ती हों तो सभी का लाभ होगा, इसलिए मध्यम वर्ग को इस योजना से फायदे होंगे। वहीं पीएम मोदी ने एक महिला लाभार्थी से कहा कि पहले मुझे दवा खरीदने में 1,500-1,600 रुपए खर्च आता था और अब इस योजना के साथ मेरी कीमत जो है वो 250 से 300 रुपए के बीच होती है। पीएम मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली भी औषधि देते हैं और धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाले ये केंद्र हैं। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 8500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं है बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान केंद्र बन रहे हैं। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष में
जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं बिकी हैं। इसी साल जन औषधि केंद्र के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है और अब तक करीब कुल 13,000 करोड़ रुपए की बचत लोगों को इससे हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर जारी है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो 9 जिलों में वाराणसी, आजमगढ़, भदोई, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर और सोनभद्र से किसी बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है। गाजीपुर के रेवतीपुरा थाना क्षेत्र के नवली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे सपा और बसपा और भाजपा समर्थकों द्वारा वोट करने जा रहे लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर बहस की खबर भी सामने आई है। देखते ही देखते लोगों के से हाथापाई और ईंट पत्थर चलने की बात सामने आई है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे सपा प्रत्याशी सुहेल अंसारी भी पहुंचे और अपने एजेंटों से जानकारी लेने के बाद चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत की है। थाना अध्यक्ष पन्नेलाल ने बताया कि ईंट पत्थर चलने का कोई भी मामला नहीं है, छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्वांचल की हॉट सीटों में से एक जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में फर्जी मतदान की सूचना पर सपा और जदयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के समर्थकों में कहासुनी भी हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कार को रोकने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमले का आरोप लगाया है। उधर स्थानीय भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। पुलिस ने भी इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले आपने कहा है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि वह आगामी निगम चुनाव हारने वाली है, इसलिए खिसियाकर हमला कराया गया। उधर भाजपा ने इस आरोप को निराधार बताया है। आपको बता दें कि भाजपा का कहना है कि छावला के लोगों ने आपकी नई शराब नीति का विरोध करने के लिए मंत्री के सामने प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल छावला के गोयला विहार में सीवर लाइन का उद्घाटन किया और इस मौके पर जैन ने कहा कि नजफगढ़ में यह सीवर लाइन 76 कॉलोनी और गांव को कवर करेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का काम 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस मामले को लेकर द्वारका जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन सीवर लाइन का उद्घाटन करने के लिए गोयला विहार पहुंचे। गोयला विहार इलाके में आयोजित कार्यक्रम में थाना स्तर पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात थे। हालांकि कार्यक्रम की पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उद्घाटन के बाद सत्येंद्र जैन कार्यक्रम स्थल से निकल गए। गोयला डेरी नाले को पार करने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और उनकी कार को घेरने की भी कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों और दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। था पहले मतदान करें फिर जलपान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। यूपी चुनाव के 7वें चरण के तहत 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जहां 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस की पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। भारत ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के अपने प्रयास को रविवार को भी जारी रखा। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार
रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर राजे समर्थक लॉबी काफी उत्साहित नजर आ रही है। कल 8 मार्च को राजे अपना जन्मदिन पाटन में मनाने जा रही हैं। वे यहां से विधायक भी हैं। उनके अनुसार पाटन में जन्मदिन मनाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां के लोग ऐसा चाहते थे। जन्मदिन को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। राजे में जन्मदिन पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। बूंदी के केशव राय पाटन में बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर कई जिलों में बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य समर्थक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए थे। इधर हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र आहूजा ने कहा है कि मैं राज्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वे फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने का विचार त्याग दें। दरअसल राज्य धार्मिक यात्रा के बाद अब जन्मदिन की यात्रा पर निकालने इसको जा रही हैं और इसे राजनीतिक भाषा में शक्ति प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। राजे गुट केंद्र को स्पष्ट संकेत देने का प्रयास कर रहा है कि उनकी मजबूती के आगे राजस्थान में कोई और नहीं टिक सकता है। इधर सूत्रों का कहना है कि राजे का जन्मदिन भाजपा संगठन के लिए फांस बन गया है। पार्टी के कई बड़े नेता इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि पुराने दिग्गज नेता और राज्य समर्थक तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजे के जन्मदिन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि जन्मदिन मनाना सबका अधिकार है, हम उनको बधाई देते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को 100 लो फ्लोर वातानुकूलित सीएनजी और एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्लस्टर योजना के तहत शुरू की गई ये बसें पैनिक बटन और जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इन बसों के आने के बाद अब दिल्ली परिवहन के बेड़े में 7000 बसें हो गई हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि ये बसें दिल्ली सरकार की क्लस्टर योजनाओं के तहत शुरू की गई हैं। इन बसों में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। बसों में पैनिक बटन के साथ जीपीएस भी है। ये बसें दिव्यांगजनों के लिए भी बेहद अनुकूल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो से 100 लो फ्लोर वातानुकूलित सीएनजी बसों और एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई थी। उस समय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि सरकार अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें लाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने उन पर यह कार्रवाई की है। इससे पहले नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। उन्हें ईडी से 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पहले कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक हिरासत में भेजा था। इसके बाद हिरासत अवधि बढ़ाकर 7 मार्च कर दी गई थी। इससे पहले नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा था कि ईडी ने रिमांड आवेदन में आरोप लगाया था कि मलिक ने भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को कुर्ला की जमीन के लिए 55 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आज इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताते हुए 5 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। जबकि इसी आवेदन के आधार पर मलिक को ईडी ने हिरासत में भेजा है। इसी के आधार पर मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया गया है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लाट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक जो है वो मलिक परिवार है। ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक यह कंपनी भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते रहे हैं। और इस संबंध में मुनीरा प्लम्बर ने ईडी को दिए गए बयान में बताया कि कुर्ला में गोवाला कंपाउंड में उनका 3 एकड़ का प्लाट भी था। यूक्रेन युद्ध व चीन में कोविड-19 महामारी की वजह से विदेशों में आई इंटर्नशिप पूरी न कर सके एमबीबीएस विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने नियमों में कुछ बदलाव कर राहत दी है। इससे वे भारत में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर पाएंगे। आयोग ने कहा है कि यह राहत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए है। राज्यों की आयुर्विज्ञान परिषदों को यह देखना होगा कि विदेश में पढ़ा रही विद्यार्थी इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करें जिसे FMGE पास की हो। यह परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करवाता है। विदेशी एमबीबीएस ग्रेजुएट को इंटर्नशिप में कोटा भी मिलेगा। यह संबंधित मेडिकल कॉलेज की अधिकतम सीटों का 7.5% हो सकता है। यानी किसी कॉलेज में 200 सीट है तो वहां विदेश से एमबीबीएस पढ़े 14 विद्यार्थी इंटर्नशिप कर सकेंगे। आयोग खुद ऐसे कॉलेजों की सूची जारी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की मौत के कारणों का पता चल गया है। सोमवार को सामने आई
ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ है। थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। वॉर्न का पिछले हफ्ते शुक्रवार को थाईलैंड के एक विला में निधन हो गया था, जिसके बाद शुरुआत में इसे संदिग्ध दिल का दौरा बताया गया था। राष्ट्रीय पुलिस के उप प्रवक्ता किस्ताना फाथानो ने बताया कि आज जांचकर्ताओं को शव की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली है, जिसमें मौत का कारण स्वाभाविक पाया गया है। थाई पुलिस हालांकि वॉर्न के शव से जुड़े संभावित सुरक्षा उल्लंघन की जांच भी कर रही है। एबीसी के अनुसार एक जर्मन महिला वॉर्न के शरीर के साथ एम्बुलेंस में दाखिल हुई थी। वाहन में वो अकेले आधे मिनट से अधिक समय उसने बिताया। एम्बुलेंस के पास पहुंचते समय उसे फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता भी लिया था और खुद को वॉर्न का परिचित बताया था। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1001 विकेट लेने वाले 52 वर्षीय शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। यहाँ शुक्रवार को वे अपने विला में बेहोश पाए गए। उनके निधन की जानकारी सामने आने के बाद क्रिकेट जगत को बड़ा झटका लगा और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस कीव पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। भारत ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के अपने प्रयास को रविवार को भी जारी रखा। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज।